हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड्स ऑफ एक्स ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था और जिस कंपाउंड के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे वो कंपाउंड था बोरोन ट्राई हेलाइड। चलिए वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि ये बोरोन ट्राई हेलाइड जैसे BCl3 आप लेते हो तो इसकी BCl3 में ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है BCl, और इसको ऐसे दिखाएंगे Cl और ये यहाँ Cl। ये जो क्लोरीन एटम्स हैं इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस बोरोन के साथ में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है और रेस्ट इसके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं। बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ। जैसे बोरोन आप देखें, बोरोन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। अब आप यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और p3 टाइप्स के होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसका। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसमें इस सबसेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और p सबसेल में एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये एक p ऑर्बिटल्स वैकेंट होता है। तो इस बोरोन में एक p ऑर्बिटल्स वैकेंट होता है, उसको मैंने यहाँ दिखाया, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। अब ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्लोरीन का आप देखें तो क्लोरीन का 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होते हैं। 3p यहाँ 7 है ना, 5। अब इसके बॉक्स डायग्राम आप दिखाएंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 1 2 3 4 5 ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस क्लोरीन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई भी एटम्स जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड बनाने वाली बात उस एटम के इस बात पे डिपेंड करती है कि उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्लोरीन इसका ये किसी दूसरे के साथ में ये 1 बॉन्ड बनाएगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे तो यहाँ क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसमें देखिए ऑर्बिटल्स हैं, px है, pz है, py है, तो कोई एक ही ऑर्बिटल इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, रेस्ट 2 ऑर्बिटल तो बच गए। अब मान लेते हैं और इस बोरोन का एक ऑर्बिटल्स वैकेंट है, तो यहाँ पर और जितने भी p ऑर्बिटल्स होती हैं वो सारे के सारे सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कंप्लीटली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब आप देखिए ये बोरन का जो एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है बोरन में, उसको मैंने यहाँ दिखाया, ये भी p ऑर्बिटल है। और इस क्लोरीन का एक जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि दोनों ही फुल फिल्ड है। तो उनमें से किसी एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इस क्लोरीन के फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ये है। तो ये क्या है, फुलफिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, इसको मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, और ये आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो और ये खास बात है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, जो कि एक क्लोरीन के फुलफिल्ड है और बोरोन के वैकेंट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह से ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है उसकी और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसे ही हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। यानी बोरोन ट्राई हेलाइड में बैक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ से ये बैक बॉन्डिंग
तो जैसा हमने यहाँ क्लोरीन से इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग दिखाया, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, यानी सभी से ये बैक बॉन्डिंग है। इस बैक बॉन्डिंग के कारण होता यूँ है कि ये जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है इसमें सारे बी और Cl की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। इससे पता चला देयरफॉर BCl बॉन्ड लेंथ इन BCl3, यहाँ पर ऑल लिख देता हूँ मैं, ऑल BCl बॉन्ड लेंथ इन BCl3 आर इक्वल। ये सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड थोड़ा बड़ा है तो दूसरा छोटा है, ऐसा नहीं, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं ड्यू टू ये क्या है, बैक बॉन्डिंग। दूसरी बात होती है कि ये जो बोरॉन ट्राईहेलाइड है, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड पॉइंट्स हो गए कि जो बोरॉन ट्राईहेलाइड है यानी BCl3 is electron deficient। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे हैं? तो एक बोरॉन के साथ में 3 क्लोरीन एटम्स जो अटैच्ड हैं, तो आप देखेंगे इसमें 1 पेयर यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट साइड है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो such type of molecules having 6 electrons in its outermost shell of the central atom that having tendency to gain 1 electron pair to complete octet. So that's why such type of molecules having always tendency to gain 1 electron pair, or such molecules is called electron deficient molecule, or it is deficient of 2 it is deficient for 2 electrons in order to complete octet। यानी और आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड और लुईस बेस होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे लुईस एसिड, ये लुईस एसिड क्या होती है, वह मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कैपेसिटी या गेनिंग टेंडेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी होती है, वो लुईस एसिड कहलाती है। और एक होती है लुईस बेस। ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होती है, एक लुईस एसिड होते हैं और एक लुईस बेस होते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की एबिलिटी होती है, और लुईस बेस वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कौन करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशियंसी होगी, और वह सारे मॉलिक्यूल्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके सेंट्रल एटम के पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब ये जो बोरॉन ट्राईहेलाइड्स हैं, यह भी लुईस एसिड्स के जैसे बिहेव करेंगे, लुईस एसिड। तो अब ये जो लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेंगे, वो राइट बात है कि बोरॉन के जो सेंट्रल एटम है बोरॉन ट्राईहेलाइड्स में, उसमें बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एक वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण वो बाहर से और भी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने चाहते हैं, और यह जो प्रॉपर्टीज है बोरॉन ट्राईहेलाइड्स की, वो उसे एसिडिक नेचर का बना देता है और उसे लुईस एसिड, और ऐसे ही मॉलिक्यूल को लुईस एसिड कहते हैं हम लोग। तो ये लुईस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ओके, इसको कॉपी कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि बोरॉन ट्राईहेलाइड्स लुईस एसिड्स के जैसे बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने इस बोरॉन के साथ में क्लोरीन आपने ऐड किया, और ये बोरॉन हेलाइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बोरॉन हेलाइड्स में हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी होते हैं।
तो क्या सारे लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेंगे? तो हाँ, ये सारे लुईस एसिड के जैसे ही बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होंगे और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ बोरॉन ट्राई हेलाइड्स, और यहाँ पर ये जो X होता है ये हाइड्रोजन्स होता है। और आपको पता है हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये सभी डिफरेंट हाइड्रोजन यदि अटैच्ड हो, ये तो जरूरी है कि ये सभी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सारे होंगे, चाहे कोई भी हाइड्रोजन ये बोरोन से अटैच्ड हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या इनकी एसिडिक नेचर पर भी कोई असर पड़ता है, डिफरेंट होता है या सभी का एसिडिक नेचर तो ठीक है, लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, इनमें से कौन कम एसिडिक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बात को हम लोग देखते हैं। तो अब आप ध्यान रखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, रेत जो ऑर्बिटल होते हैं हाइड्रोजन के वो फुलफिल्ड होते हैं, जिसके कारण इनमें बैक बॉन्डिंग होता है। तो इन सभी में बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ भी सभी में बैक बॉन्डिंग हो, आप दिखा सकते हैं यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगा, ये सारी बैक बॉन्डिंग है। यहाँ इधर से इधर होंगे, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को, और ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुलफिल्ड को मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स दिखाइए, यहाँ भी ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स और इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये सारे बैक बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस है कि ठीक है ये सभी में बोरॉन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहे हैं, लेकिन क्या सभी में बैक बॉन्डिंग सेम ही होती है या डिफरेंट होगी? तो देखिए सबसे पहली बात, ये बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। बैक बॉन्डिंग में ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं हाइड्रोजन के, उससे इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरॉन का, उसमें वो ट्रांसफर होता है। और ये लुईस एसिड के जैसे क्यों बिहेव कर रहा था, इसलिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी था। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे थे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम बोरॉन। और इस बोरॉन के में जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ड्यू टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की एबिलिटी उतनी धीरे धीरे उसकी घटती चली जाएगी। और लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की एबिलिटी को ही लुईस एसिड के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो गेन इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की एबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है? ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और यानी कि यदि बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर से गेन करने की एबिलिटी है वो घट जाएगी, और उसका एसिडिक टेंडेंसी घट, वो एसिड होंगे, लुईस एसिड होंगे, लेकिन उसकी जो एसिडिक नेचर होगी वो पहले से घट जाएगी। यानी ज्यादा से ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, कम से कम उसकी लुईस एसिडिक टेंडेंसी होगी, उसकी एसिडिक नेचर उतनी कम होगी। अब ये बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने फ्लोरीन आइटम्स लिया, फ्लोरीन की साइज छोटी है
और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, इसके अब इसके सरफेस पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो साइज छोटा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इससे साइज इसका क्लोरीन का बड़ा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ ब्रोमीन का उससे भी बड़ा 6 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का और भी बड़ा 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम है, लेकिन साइज बड़ा होने से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कम होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? फ्लोरीन में, तो बैक बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा देखा गया कि जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। आप दिखा सकते हैं सबसे ज्यादा BF3 में होंगे, नेक्स्ट BCl3 में, नेक्स्ट BR3 में, नेक्स्ट BI3। ये बैक बॉन्डिंग होगा। और बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतने कम, तब ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा वो BF3 सबसे कम एसिडिक होंगे, इससे ज्यादा BCl3 होंगे, इससे ज्यादा BBr3 होंगे, और इससे ज्यादा BI3 होंगे, ये ऑर्डर होंगे। तो ये हम लोगों ने देखा जो बोरोन ट्राई हेलाइड्स होती हैं, पहला उनमें जितने भी बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो इक्विवेलेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, दूसरा उसमें बैक बॉन्डिंग होता है, तीसरा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने के कारण वो लुईस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं, उनका एसिडिक नेचर बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, एक्सेस ऑफ बैक बॉन्डिंग डिपेंड करता है हाउ the electron density is transferred from the fulfilled orbital of halogen to the vacant orbital of boron atom, that is inversely proportional to the size of halogen. Size of smaller fluorine is a halogen having a smaller side, so in BF3 the back bonding is maximum, so the electron pair gaining tendency of this molecule becomes less, और जिसके कारण इसके एसिडिक नेचर भी कम जाती है। तो ये इसके एसिडिक नेचर और इसके बैक बॉन्डिंग की ऑर्डर होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्राइड ऑफ बोरोन, बोरोन हाइड्राइड BH3, और इसके चलिए इससे साथ एक और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशन होते हैं, जैसे ये डायगोनल रिलेशन, उसको देखते हैं डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, ये बोरोन है और ये कार्बन है। इसके बाद बॉटम में आइए, डाउनवर्ड में मूव कीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। तो क्या होता है कि आपको पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो उनका साइज डिक्रीज करता है, और जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ से इधर गए तो साइज घट गए, छोटे हो गए, ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ गए। तो देखा जाता है कि ये जो डायगोनली जो एटम्स प्रेजेंट होता है, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, जो डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ से ये इसके डायगोनली है, तो ये सारे एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी ये सिमिलर होती है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो क्यों होती है? डायगोनली प्रेजेंट होने के कारण। तो ये जो रिलेशन हो गया इट विल बी कॉल्ड डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन। और इसके कारण क्या होते हैं कि जो लिथियम की प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मिलती है, ये बोरोन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मिलती है। इस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो यहाँ जो बोरोन थे ये सिलिकॉन थी, तो बोरोन की जो प्रॉपर्टीज है वो सिलिकॉन से मिलेंगे। ठीक है,
इस तरह से ये डायगोनल रिलेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्राइड ऑफ बोरॉन्स। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, ये जो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये बोरॉन, ये हमने बोरॉन का ये देखा हम लोग को एस ब्लॉक है, इसमें चले थे हम लोगों ने, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है बोरॉन के बारे में। हमें बेरिलियम के बारे में ही केवल डिस्कस करना था। तो बेरिलियम की सिमिलैरिटीज एल्युमिनियम के साथ होती है, तो ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, इसको देख लेते हैं। तो ये हाइड्राइड ऑफ ये बोरॉन्स में क्या है कि ये BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, BH3, और यह भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि ये डाइमेराइज स्टेट में होते हैं, ये डाइमेराइज हो जाते हैं और ये B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो इस तरह से ये ऐसे होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हो गए, ये ऐसे। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो बनाना बॉन्ड कहलाते हैं, बनाना बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। इसको इसलिए ऐसा कहते हैं कि इसमें देखिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से ये अट्रैक्ट है, बोरॉन के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बोरॉन के भी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 एटम्स के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बनाना बॉन्ड हम कहते हैं। तो ये बोरॉन हाइड्राइड है और यह भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह भी लुईस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं, लुईस एसिड। नेक्स्ट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके कंपाउंड्स हैं बोरेक्स। बोरेक्स ये क्या होता है, Na2B4O7 10S2 ऐसा। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है Na2B4, ठीक है, O5 OH होल 4 और 10H2 डॉट 8H2O, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। सभी के बीच में आप ऑक्सीजन को जोड़ दें, सभी जगह ऑक्सीजन आप लिख दीजिए, जोड़ दीजिए सभी को। अब ये यहाँ पर आप इससे आप इस तरह जोड़ते हैं ऑक्सीजन ऐसे, OH OH OH, ये OH B4 O5 B4 देखिए O5 है, तो 1 2 3 4 इसमें ज़्यादा आ गए, एक OH लिखिए, O5 हो गया, और इसमें आप देख लीजिए ये OH हो गया, 4 OH आ गए, तो B4 1 2 3 4, और O5 हो गए 4, इतने हो गए। और नेक्स्ट अब देख लीजिए इसके पास अब ये बच गए, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2Na है तो यहाँ पर ही हो जाएंगे 2Na प्लस, ठीक है, और डॉट 8H2O। टोटल देखिए यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन थे 10 और 7 थे, तो यहाँ
ये ऑक्सीजन, ये 10 और 7 17। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, ये 8 ऑक्सीजन, ठीक है, ये 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स है बोरेक्स के, ठीक है, बोरेक्स हो गए। नेक्स्ट इसके जो कंपाउंड्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग है, ये जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर कहते हैं। NaHCO3 10H2, ये हो गया बेकिंग पाउडर। अब ये बनते कैसे, वो Na2CO3, इसमें CO2 और H2, इसके एक्वा सॉल्यूशन है उसमें CO2 पास करा दीजिए तो हो जाएगा 2NaHCO3, और इसी को बोलेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, लेकिन ये इसको ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली में इसको ऐसे लिखते हैं CaOCl और Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक होते हैं जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये CaSO4.2H2, जिप्सम, ये सभी याद रखेंगे आप, जिप्सम CaSO4.2H2, ये होगा जिप्सम। MgSO4 7H2, इसको बोलते हैं इप्सम, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। ठीक उसी तरह Na2SO4.10H2 ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट। तो ये सभी आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इस ब्लॉक की, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टुडेस आज इतने, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू